हाजून जी हुई की गंध से बहुत बुरी तरह से इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। हाजून की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो ग्योंगजियोल को एक बार फिर से वार्न करता है कि उसने जो कुछ भी गलत काम किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। ग्योंगजियोल को इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाता है। ग्योंगजियोल ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे इन सब चीजों की कोई भी जानकारी नहीं थी और जो कुछ भी कर रहे थे उसके अंडर में काम करने वाले आदमी कर रहे थे। पुलिस चीफ को तभी ट्रू कंजर्वेटिव पार्टी के सीनियर मेंबर पार्क जियोंग हाइन का कॉल आता है। पार्क जियोंग हाइन पुलिस चीफ को ग्योंगजियोल को छोड़ देने के लिए कहते हैं और उस कॉल के आने के बाद ग्योंगजियोल को रिहा कर दिया जाता है। हाजून अपने साथ मॉडलिंग फी रिकॉर्ड की फाइल लेकर कैफे मिनामडेंग में आ चुका था। वो उस फाइल को चेक करता है और वो रियलाइज करता है कि उस फाइल के अंदर प्रोस्टिट्यूशन की डेट्स और फीस लिखी हुई थी। हेजून हाजून को ग्योंगजियोल के रिलीज होने के बारे में इन्फॉर्म करती है। हाजून ग्योंगजियोल को अपने घेरे में लेने के लिए उसके खिलाफ एक प्लानिंग बनाता है। उन लोगों के बनाए गए प्लान के अनुसार सबसे पहले वाले मिशन में हाजून ग्योंगजियोल के पास पहुंच जाता है और वो ग्योंगजियोल को वार्न करता है कि उसकी बहुत ही जल्दी डेथ होने वाली है। हाजून ग्योंगजियोल को बताता है कि आज का दिन उसके लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला है। हाजून ग्योंगजियोल से कहता है कि वो एक शैमन है और उसकी इस काम में मदद कर सकता है। ग्योंगजियोल हाजून को इग्नोर कर देता है और वो उसके दिए गए कार्ड को भी एक और फेंक देता है और वहाँ से आगे की ओर चला जाता है। उन लोगों के अगले मिशन को फॉलो करते हुए नाडान अपने स्कूटर से वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ग्यांगचोल से टकरा जाता है। नाडान और ग्यांगचोल नीचे गिर जाते हैं। नाडान फुर्ती से ग्यांगचोल की पॉकेट को काटकर उसके पर्स को निकाल लेता है और वो उसके फोन की बैटरी को भी बैटरी बर्नर से पूरी तरह से खत्म कर देता है। ग्यांगचोल नाडान के ऊपर बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लग जाता है और वो वहीं पर मौजूद टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। इन लोगों की प्लानिंग के अनुसार उस टैक्सी को सोचियोल चला रहा था। सोचियोल बहुत ज्यादा तेज आवाज में रेडियो सुन रहा था। सोचियोल ग्यांगचोल से किराया मांगने लग जाता है। ग्यांगचोल अपनी पॉकेट को चेक करता है, उसे वहाँ पर पर्स नहीं मिलता। ग्यांगचोल अपने फोन से पे करने के बारे में भी सोचता है, लेकिन वो देखता है कि उसके फोन पूरी तरह से डेड था। सोचियोल ये देखकर ग्यांगचोल को वहीं पर एक सुनसान रोड के ऊपर उतार कर वहाँ से चला जाता है। ग्यांगचोल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो बस स्टॉप के पास खड़ी हुई कुछ लड़कियों के पास पहुंच जाता है। वो लड़कियां भी हाजून और सोचियोल की प्लानिंग का हिस्सा थीं। ग्यांगचोल उन लड़कियों के पास पहुंच जाता है और उन लड़कियों से बहुत ही रूडली वे में बात करके सिगरेट और सेलफोन मांगता है। लड़कियां ग्यांगचोल की मदद करने से मना कर देती है। तब ग्यांगचोल उन्हें अपने प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में शामिल करने की बात करने लग जाता है। उन लड़कियों को ग्यांगचोल का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो सभी मिलकर ग्यांगचोल को बहुत बुरी तरह से मारती हैं। ग्यांगचोल को अब ऐसा महसूस होने लग जाता है कि शैमन बिल्कुल ठीक कह रहा था कि उसका दिन बहुत ही गंदा गुजरने वाला है। ग्यांगचोल तुरंत ही शैमन यानी कि हाजून की मदद लेने के लिए कैफे मिनामडेंग में पहुंच जाता है। ग्यांगचोल कैफे के अंदर जाकर हाजून के सामने पहुंच जाता है और वो उसके सामने पहुंचकर उससे अपनी मदद करने के लिए कहता है। हाजून ग्यांगचोल को अपनी बातों में फंसा लेता है और इस बीच सोचियोल उसकी पॉकेट से उसके फोन को निकाल लेता है। सोचियोल उस फोन को ले जाकर हेजून को दे देता है। हेजून उस फोन के पूरे डाटा को कॉपी कर लेती है और सोचियोल उस फोन को दोबारा ग्यांगचोल की पॉकेट के अंदर डाल देता है। हाजून इस बीच लगातार ग्यांगचोल से गोपुरी के बारे में क्वेश्चंस कर रहा था और वो उसे गोपुरी के बारे में बताने के लिए फोर्स भी कर रहा था। ग्यांगचोल बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। वो गोपुरी के बारे में हाजून को कुछ भी नहीं बताता। ग्यांगचोल को तभी एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें उसने होटल की कमरे के अंदर हिडन कैमरा छिपाया हुआ था। हाजून लगातार ग्यांगचोल से गोपुरी के बारे में पूछता जा रहा था। ग्यांगचोल इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसके मुंह से टीसू का नाम निकल जाता है। ग्यांगचोल को ऐसा महसूस होता है कि उसने हाजून को बहुत कुछ बता दिया था। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही कैफे मिनामडेंग से चला जाता है। ग्यांगचोल अपने हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है और वो यूनहे के डेथ वाले वीडियो को देखने लग जाता है। ग्यांगचोल ने यूनहे के कमरे के अंदर एक कैमरा छिपा दिया था और उसने यूनहे की उसके क्लाइंट के साथ वीडियो बना ली थी। वीडियो में क्लाइंट यूनहे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जबकि यूनहे अनकॉन्शियस हालत में बेड के ऊपर पड़ी हुई थी। ग्यांगचोल उसी वक्त टीसू को कॉल करके कांटेक्ट करता है और वो उसे उस वीडियो फुटेज के बारे में बता देता है। ग्यांगचोल टीसू से उस वीडियो फुटेज के बदले में 3 बिलियन वॉन की मांग करता है। हाजून और उसके सभी साथी लोग देखते हैं कि टीसू इस पूरी सिचुएशन की रिपोर्ट कर देता है। हेजून टीसू के रिकॉर्ड को चेक करती है और वो देखती है कि उसका नाम जॉयसी
एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं था। हेजून को तभी एक कंपनी का कार्ड भी मिलता है जिसे कि कुछ महीनों तक यूज किया गया था, लेकिन वो कार्ड किसी के भी नाम से इशू नहीं हुआ था। पुलिस स्टेशन के अंदर जी हुई और डिटेक्टिव जैंग दोनों ही मिलकर यून हे के अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं। उन लोगों को ग्योंग च्योल के खिलाफ सबूत की तलाश थी ताकि वो लोग ग्योंग च्योल को एक बार फिर से अरेस्ट कर सकें और ग्योंग च्योल अपनी इस बात से मुकर न जाए। उन लोगों को ग्योंग च्योल की एक फुटेज दिखाई देती है। उस फुटेज में ग्योंग च्योल यून हे को एक कार तक लेकर जा रहा था, लेकिन जी हुई को उस फुटेज का कोई भी सेंस नहीं लगता क्योंकि वो कार एक डेप्टर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जी हुई को ये नहीं पता था कि वो कार टीसू की थी। नेक्स्ट सीन में टीसू उसी कार के अंदर बैठा हुआ दिखाई देता है। वो एक बहुत बड़े मैंशन के अंदर पहुंच जाता है और उसे बाहर इंतजार करने के लिए बोला जाता है। वो मैंशन आंटी लैम को बिलोंग करता था। ये वही मिस्टीरियस लेडी थी जिसे कि आप सभी लोगों ने यून हे की फुटेज के अंदर देखा था। वो कुछ शैमनिक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। उसी वक्त सिनम्योंग शहर के अंदर नए मेयर को चूज करने के लिए वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई थी। एक तरफ वोटों की काउंटिंग जोर पकड़ रही थी और दूसरी तरफ पेंशन के अंदर आंटी लैम अपने रिचुअल्स बहुत जल्दी करती जा रही थी। वो इसके लिए एक चिकन को भी सेक्रीफाइस कर देती है। वोटों की गिनती में ट्रू कंजर्वेटिव पार्टी का ली म्योंग जॉन लीड ले लेता है। इधर आंटी लैम अपने रिचुअल्स और तेजी से पूरे करने लग जाती है और उधर ट्रू कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर ली म्योंग जॉन्ग जीत जाता है। ली म्योंग जॉन्ग के अपोजिट खड़ा हुआ न्यू प्रोग्रेसिव पार्टी का लीडर यांग जी वॉन वहीं पर दिल के दौरे के कारण कोलैप्स होकर गिर जाता है। म्योंग जॉन मेयर बन जाता है और वो आंटी लैम को कॉल करके अपनी जीत के लिए उसे थैंक्स कहता है। आंटी लैम म्योंग जॉन से बात करती है और उससे कहती है कि उसकी जीत का पूरा श्रेय किसी और को जाता है। यहाँ पर आंटी लैम उस अनजान आदमी के बारे में और ज्यादा कोई बात नहीं करती। म्योंग जॉन आंटी लैम को बताता है कि वो जल्दी ही उससे मिलने आएगा और वो उसे ये भी बता देता है कि सारी चीजें बिना किसी रुकावट के पूरी हो चुकी है। टीसू जो कि मेंशन के बाहर खड़ा होके आंटी लैम के बुलाने का इंतजार कर रहा था, वो आंटी लैम के बुलाने पर अंदर पहुंच जाता है और उसे ग्योंग च्योल की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। आंटी लैम वहीं पर मौजूद एक सेफ को खोलती है। उसके अंदर जी जेओंग की प्रिपेयर की गई फाइल रखी हुई दिखाई देती है। आंटी लैम उसके अंदर से एक गोपुरी नोट को निकाल लेती है। आंटी लैम उस कपड़े के ऊपर रेड डाई से कुछ कैरेक्टर्स बनाती है और वो उसके ऊपर ग्योंग च्योल का नाम लिख देती है। आंटी लैम इसके बाद उस कपड़े को टीसू को पकड़ा देती है और उसे बताती है कि उससे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि ग्योंग च्योल को मार दिया जाए। टीसू उस गोपुरी नोट को ले लेता है और वो वहाँ से निकलते वक्त ग्योंग च्योल से फोन पर कांटेक्ट करता है। टीसू ग्योंग च्योल को बताता है कि वो उसके साथ 3 मिलियन वॉन की डील करने के लिए तैयार है। जी हुई अभी भी अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही थी। उसे तभी यून हे के साथ ग्योंग च्योल का एक वीडियो दिखाई देता है जिसमें वो दोनों अपार्टमेंट से निकलते हुए दिखाई देते हैं। जी हुई उस फुटेज के टाइम को चेक करती है। वो देखती है कि उस फुटेज का टाइम यून हे की डेथ के टाइम से मैच कर रहा था। जी हुई को लगता है कि ये प्रूफ ग्योंग च्योल को अरेस्ट करने के लिए काफी था। वो इस बारे में डिटेक्टिव जैंग और डो वॉन से बात करती है। हाजून और सूचियोल दोनों ही जोकमैन हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच जाते हैं। जोकमैन हेडक्वार्टर के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। वो दोनों ही जोकमैन हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि ग्योंग च्योल मारा जा चुका है और किसी ने वहाँ पर ग्योंग च्योल की मौत को इस तरह से बना दिया था ताकि वो देखने में सुसाइड लगे। ग्योंग च्योल के पास मौजूद यून हे की हिडन कैमरा फुटेज वहाँ से गायब थी। सूचियोल इस पूरे सीन को देखता है और वो तुरंत ही किलर की खोज में बिल्डिंग के बाहर पहुँच जाता है। हाजून को तभी माइक्रोवेव का बीपिंग साउंड सुनाई देता है। हाजून उस साउंड को फॉलो करते हुए माइक्रोवेव के पास पहुंच जाता है। उसे माइक्रोवेव के अंदर रखा हुआ एक फोन दिखाई देता है। हाजून को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे मौजूद है। वो तुरंत ही पलट जाता है। वो आदमी जो कि हाजून के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, हाजून उसे डॉज देकर नीचे की ओर झुक जाता है। हाजून तुरंत ही उस अनजान आदमी के मास्क को निकाल देता है और उसे मास्क के पीछे टीसू का चेहरा दिखाई देता है। हेजून भी उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज को चेक
कर रही थी। वो टीसू को उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए देखती है। हेजून चेक करती है कि टीसू उस बिल्डिंग से अभी तक बाहर नहीं निकला था। हेजून सूचियोल से कांटेक्ट करके उसे तुरंत ही इस बारे में बताती है और हाजून की मदद करने के लिए कहती है। तभी जीहुई वहाँ पर पहुँच जाती है और सूचियोल उसे देखकर वहीं पर रुक जाता है। इधर टीसू और हाजून आपस में लड़ाई कर रहे थे। टीसू हाजून के गले को गोपुरी नोट से कस देता है। टीसू हाजून को बताता है कि उसे ये काम पहले कर देना चाहिए था। इधर माइक्रोवेव में मौजूद फोन स्पार्क करने लग जाता है। माइक्रोवेव के अंदर मौजूद फोन में ब्लास्ट हो जाता है और टीसू उसका फायदा उठाकर उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। पुलिस उस ब्लास्ट की आवाज सुनकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। डोवोन जो कि पुलिस के साथ उस बिल्डिंग के बाहर मौजूद था, उसे टीसू एक और जाता हुआ दिखाई देता है। डोवोन तुरंत ही टीसू को फॉलो करने लग जाता है। सूचियोल और जीहुई बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। उन्हें हाजून एक और दिखाई देता है। हाजून उन लोगों को बताता है कि किलर ने गोपुरी नोट से उसे मारने की कोशिश की थी। इधर टीसू का सामना डोवोन से हो जाता है। डोवोन और टीसू की आपस में लड़ाई होने लग जाती है। डोवोन टीसू की कलाई पर मौजूद बर्न मार्क को देख लेता है। जीहुई के इन्फॉर्म करने के बाद उस बिल्डिंग में फॉरेंसिक टीम पहुंच जाती है। डिटेक्टिव जैंग को ग्योंगचोल की डेस्क के ऊपर रखा हुआ सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें ग्योंगचोल ने लिखा था कि वो यून हे को प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज किया करता था और उसी ने यून हे को योंगसेओक को सप्लाई किया था, जिसके कारण यून हे मारी गई थी। हाजून भी जीहुई को बताता है कि टीसू ने ही ग्योंगचोल का कत्ल किया है और उसी ने उसके ऊपर हमला किया था। जीहुई ये सुनकर डिटेक्टिव किम को टीसू को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे देती है। जीहुई ऐसा दिखाती है कि क्योंकि क्राइम सीन पर हाजून के अलावा और कोई मौजूद नहीं था, वो हाजून को सस्पेक्ट के रूप में लॉकअप के अंदर ले जाकर बंद कर देती है। डिटेक्टिव किम भी टीसू के बारे में वही बातें पता लगा लेता है जो कि हेजून ने पहले ही पता लगा ली थी। उसे टीसू के पुराने वर्किंग प्लेस के बारे में भी पता चल जाता है। डिटेक्टिव किम टीसू के बारे में और जानने के लिए उस प्लेस पर जाने की प्लानिंग बनाता है। जीहुई और डोवोन दोनों ही इंटेरोगेशन रूम के बाहर मौजूद थे। डोवोन समझ नहीं पाता कि जीहुई ने बिना किसी कारण के हाजून को गिरफ्तार क्यों कर लिया था। जीहुई डोवोन को बताती है कि हाजून इस केस से रिलेटेड बहुत सारी बातें जानता है और वो उससे वही सब बातें जानना चाहती है। इसके बाद जीहुई इंटेरोगेशन रूम के अंदर पहुंच जाती है। डिटेक्टिव जैंग हाजून की फाइल को चेक करता है और उसके अंदर कुछ पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। हाजून जीहुई को बताता है कि टीसू ही गोपुरी है। जीहुई हाजून से इस बात को प्रूव करने के लिए कहती है। हाजून जीहुई को बताता है कि गोपुरी नोट जो कि जी जोंग की बॉडी के ऊपर मिली थी और गोपुरी नोट जिसे कि यून हे की बॉडी के ऊपर बांधा गया था, वो दोनों गोपुरी नोट के ऊपर मिले हुए कैरेक्टर्स ग्योंगचोल की बॉडी के ऊपर मिली हुई गोपुरी नोट के कैरेक्टर से मेल खाते हैं और उन गोपुरी नोट के ऊपर जिस डाई से वो कैरेक्टर्स लिखे हुए थे वो डाई भी सेम थी। हाजून को ऐसा महसूस होता है कि टीसू अपने आप को भगवान समझता था और वो लोगों को बुराई की सजा दिया करता था। जीहुई को हाजून की गोपुरी की थ्योरी के ऊपर बिलीव नहीं होता। वो हाजून को फॉरेंसिक हिप्नोसिस के लिए ले जाती है। फॉरेंसिक हिप्नोसिस के अंतर्गत हाजून जी जियोंग के मर्डर के टाइम को याद करता है और वो गोपुरी के बारे में सभी बातें जीहुई के सामने कह देता है। फॉरेंसिक हिप्नोसिस में हाजून ये भी एडमिट कर लेता है कि टीसू ही गोपुरी था। जीहुई हाजून को फॉरेंसिक हिप्नोसिस से बाहर आते हुए देखती है। वो ये देखती है कि हाजून जी जियोंग का बहुत ही अच्छा दोस्त था और वो उसके मर्डर के टाइम बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ था, जिसके कारण वो हिप्नोसिस से बाहर आते हुए रोने लगा था। हाजून ये भी कहता जा रहा था कि वो अपने दोस्त के साथ बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। हाजून पूरी तरह से होश में आ जाता है। जीहुई उसे बताती है कि जी जियोंग की डेथ में उसका कोई फॉल्ट नहीं था। हाजून जीजुई की इस बात को सुनकर बहुत बुरी तरह से रोने लग जाता है। जीहुई हाजून को लिफ्ट देती है और वो उसे लेकर एक जगह पर पहुंच जाती है। जीहुई उसे कॉफी देती है और हिप्नोसिस के दौरान उसके हाथ में लगी हुई चोट के ऊपर भी बैंडेज कर देती है। हाजून जीहुई को अपने लिए इस तरह से कंसर्न होते हुए देखता है और वो उसे दूर करने के लिए फिर से उससे मजाक करने लग जाता है। जीहुई के पास तभी एक कॉल आता है और वो दोनों तुरंत ही पुलिस स्टेशन वापस पहुंच जाते हैं। उन लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर बाकी लोगों के साथ बैठा हुआ टीसू दिखाई देता है। एपिलॉग में मर्डर होते हुए दिखाया जाता है। मर्डर टीसू था। वो जी जियोंग की बॉडी के ऊपर खड़ा हुआ था। योंगसेओक की वीडियो को टीसू ही बना रहा था और टीसू ने ही यून हे की बॉडी को रैप किया था। टीसू ने ही डू जून हा का मर्डर किया था।